लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी 6 अप्रैल स्थापना दिवस का जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ये पिछले 10 साल से केंद्र में रहने वाली पहली गैर कांग्रेसी पार्टी बन गई है, पर इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं रही। 2019 में 303 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने एक ऐसा दौर भी देखा है जब लोकसभा चुनाव में पार्टी को मात्र 2 सीटें ही मिली थी। 6 अप्रैल 1980 को पहली बार बीजेपी नाम से एक पार्टी का गठन किया गया। हालांकि इसका उदय 21 अक्टूबर 1951 को हो चुका था, जब दिल्ली में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनसंघ नाम की पार्टी की स्थापना की थी। अब आजादी के बाद जनसंघ कैसे बना, उस बारे में भी जान लेते हैं। जनसंघ बनाने के पीछे मुख्य रूप से 2 वजह रही। एक नेहरू लियाकत समझौता और दूसरा महात्मा गांधी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगना। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक और झंडा भगवा रंग का रखा गया। 1953 में जनसंघ ने पहला बड़ा अभियान जम्मू कश्मीर में चलाया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकी राज्यों की तर्ज पर कश्मीर को भारत में मिलाने की मांग की। जम्मू कश्मीर में जाने के लिए परमिट की जरूरत होती थी और वहां मुख्यमंत्री के बजाय प्रधानमंत्री का पद होता था। डॉक्टर मुखर्जी तत्कालीन कश्मीर को देश की एकता में बाधा के रूप में देखते थे। 8 मई 1953 को डॉक्टर मुखर्जी ने बिना परमिट जम्मू कश्मीर की यात्रा शुरू कर दी। 11 मई को जम्मू में प्रवेश के बाद डॉक्टर मुखर्जी को वहां के शेख अब्दुल्ला सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के महज 40 दिन बाद 23 जून 1953 को खबर आई कि मुखर्जी का निधन हो गया है। जनसंघ की सियासत में टर्निंग पॉइंट साल 1975 में आया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कर दिया। आपातकाल का जनसंघ के लोगों ने खुलकर विरोध किया। जनसंघ के जुड़े तमाम नेताओं को इसके लिए जेल में भी रहना पड़ा। साल 1977 में जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल खत्म किया तो देश में आम चुनावों की प्रक्रिया शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने वैचारिक मतभेद भुलाकर इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी को परास्त करने के लिए जनता पार्टी बनाई। जनसंघ का जनता पार्टी से विलय हो गया। 1977 के चुनाव में जनसंघ के आए नेताओं को अच्छी कामयाबी मिली। मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी। इस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी को विदेश मंत्री बनाया गया, तो वहीं लाल कृष्ण आडवाणी सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने। 1978 में समाजवादी नेता मधु लिमये ने जब दोहरी सदस्य का मुद्दा उठाया तो बहस छिड़ गई कि जनता पार्टी में शामिल जनसंघ के लोग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जनता पार्टी के सदस्य एक साथ नहीं रह सकते, क्योंकि जेपी ने जनसंघ नेताओं को इसी शर्त पर साथ कि वे आरएसएस की सदस्य को पूरी तरह से छोड़ देंगे। समाजवादियों ने जब उनको संघ की सदस्य छोड़ने के लिए कहा, इसके बाद जनता पार्टी बिखर गई और 1979 में इनके हाथों से सत्ता भी निकल गई। लोकदल के नेता चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के समर्थन से प्रधानमंत्री बन गए। इधर जनसंघ के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नाम से अपनी अलग पार्टी बनाने का निश्चय कर लिया। 1980 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों जनता पार्टी को करारी हार का मुंह देखना पड़ा। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी सहित जनसंघ के अन्य नेताओं ने 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान में भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई राजनीतिक पार्टी का ऐलान किया। बीजेपी ने कमल को चुनाव चिन्ह क्यों बनाया? अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले अध्यक्ष बने। जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक था, जबकि बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल रखा गया। बीजेपी संस्थापकों ने कमल को चुनाव चिन्ह इसलिए बनाया क्योंकि इस चिन्ह को ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांतिकारियों ने इस्तेमाल किया था। ये भारतीयता को दर्शाता है। कमल के फूल को हिंदू परंपरा से जोड़कर भी देखा जाता है। कमल राष्ट्रीय फूल भी है। इस तरह से कमल के फूल को चुनाव चिन्ह बनाकर बीजेपी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद दोनों को साधने की कोशिश की। अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में बीजेपी 1984 में लोकसभा चुनाव में उतरी, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या से उपजी सहानुभूति में बीजेपी को जनसंघ के पहले चुनाव से भी 1 सीट कम मिली। बीजेपी को मात्र 2 सीटें मिली। इनमें से एक सीट गुजरात की मेहसाना से ए.के. पटेल के हाथ लगी, जबकि
सी जंगारेड्डी आंध्र प्रदेश की हनमकोड़ा सीट से चुनाव जीते। हालांकि खुद अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। जब 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो पार्टी को नई राह मिली। साल 1989 आते आते राजीव गांधी सरकार बोफोर्स घोटाले से घिर चुकी थी, तो दूसरी तरफ बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडे पर आगे बढ़ने का फैसला कर चुकी। जून 1989 के पालमपुर अधिवेशन में बीजेपी ने पहली बार राम जन्मभूमि को मुक्त कराने और विवादित स्थल पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया। राम मंदिर मुद्दे को बीजेपी ने अपने मुख्य राजनीतिक एजेंडे में रखा और अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया। इसका 1989 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त तरीके से लाभ मिला। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 85 सांसदों वाली पार्टी बन गई। कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा, जबकि जनता दल के वीपी सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार को बाहर से समर्थन दिया। बीजेपी ने इसके बाद राम मंदिर मुद्दे को और भी धार देने की कवायद शुरू कर दी, क्योंकि वीपी सिंह सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिश लागू कर दी। बीजेपी ने आडवाणी के नेतृत्व में राम मंदिर आंदोलन शुरू करने का फैसला किया, ताकि मंडल कमीशन के बाद लामबंद पिछले वर्ग की सियासत को काउंटर किया जा सके। आडवाणी के पार्टी अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी पहली बार राज्य की सत्ता में आई। मार्च 1990 में एक साथ 3 राज्यों में पार्टी की सरकार बनी, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल थे। इससे पहले बीजेपी किसी भी राज्य में अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकी। 25 दिसंबर 1990 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए राम रथ यात्रा शुरू की। इस रथ यात्रा में लाखों कार सेवक उनके साथ अयोध्या के लिए रवाना हुए। राम मंदिर मुद्दे के जरिए बीजेपी घर घर पहुंची। 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने के लिए हजारों कार सेवक आडवाणी के साथ चल रहे थे। रथ यात्रा को 23 अक्टूबर 1990 को बिहार के समस्तीपुर में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की सरकार ने रोक दिया और आडवाणी को हिरासत में ले लिया। लेकिन लाखों की संख्या में कार सेवक अयोध्या के लिए कूच कर रहे थे। यूपी के तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने यहां कार सेवकों पर फायरिंग के आदेश दे दिए। इसके विरोध में बीजेपी ने वीपी सिंह सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया। साल 1991 में बीजेपी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी बने। 1991 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 85 से बढ़कर 120 पर पहुंच गई। राम मंदिर आंदोलन के चलते ही बीजेपी 1991 में यूपी की सत्ता पर काबिज हो गई और कल्याण सिंह मुख्यमंत्री बने। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद को ढा दिया गया, जिसके कारण पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया और हिंसा की कई घटनाएं हुई। बीजेपी की चारों राज्य यूपी, एमपी, राजस्थान और हिमाचल की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। राम मंदिर आंदोलन से जुड़ने के साथ ही बीजेपी का राजनीतिक उत्थान होता चला गया। बाबरी विध्वंस के बाद बीजेपी का राजनीतिक ग्राफ देश में अलग अलग राज्यों में बढ़ गया। बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात तक में कमल खिलने लगा। 1996, 1998 और 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। अटल बिहारी वाजपेयी पहले 13 दिन फिर 13 महीने के लिए प्रधानमंत्री बने। इसके बाद वाजपेयी 4.5 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे, क्योंकि बीजेपी ने 6 महीने पहले चुनाव करा लिया था। 2004 के आम चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और उसे साल 2014 तक देश की सत्ता से वनवास झेलना पड़ा। 2014 के आम चुनावों से पहले बीजेपी की गोवा में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को चुनाव अभियान का प्रमुख बनाया गया। बीजेपी ने इन चुनावों में 282 सीटों के साथ सत्ता में धमाकेदार वापसी की। यहाँ से बीजेपी ने एक नए युग की शुरुआत की, जिसे मोदी शाह युग के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद बीजेपी की एक के बाद एक कई राज्यों में सरकार बनती गई। दिसंबर 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा
इंदिरा गांधी जब सत्ता में थी तो कांग्रेस की सरकार 18 राज्यों में थी, लेकिन जब हम सत्ता में हैं तो हमारी सरकार 19 राज्यों में है। मार्च 2018 तक बीजेपी 21 राज्यों तक पहुंच चुकी थी। वहीं बीजेपी का पीक था 2019 के लोकसभा चुनाव में। बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की। इस चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती। ये पहली बार था जब किसी गैर कांग्रेसी पार्टी को दूसरी बार बहुमत मिली थी। अब जब एक बार फिर लंबा संघर्ष कर चुकी बीजेपी की केंद्र सरकार ने 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की, तो ये चर्चा तेज हो गई है कि आगामी चुनाव में बीजेपी को इसका भरपूर लाभ मिल सकता है।